जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एंड क्वेश्चन इज, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे वर्गीज कुरियन को आप जानते होंगे, जिन्हें दूध क्रांति के लिए जाना जाता है। और 1 जून को हम मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस। जबकि 1 जनवरी की अगर बात करें तो यहाँ पर हम विश्व परिवार दिवस भी मनाते हैं। और 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस, वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है। जबकि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, पूंजीवाद का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ द नेशंस। तो वेल्थ ऑफ द नेशंस बुक लिखने वाले थे एडम स्मिथ। और इन्होंने ही पूंजीवाद का सिद्धांत दिया था, जिसमें लाभ कमाने को ऊपर रखा जाता है और यहाँ पर जो जनता होती है उसके हित के बारे में ना सोचकर लाभ कमाने को ऊपर रखा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। और इन्होंने, इसमें क्या होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर, इसमें पब्लिक के बारे में सोचकर नीतियाँ बनाई जाती हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है इसके अंदर। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर है वो नहीं होता है और यहाँ पर निजी कानून बनाए जाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। कार्ल मार्क्स के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था दास कैपिटल्स। ये भी आपसे पूछी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेटा हुआ ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, लेटा हुआ ग्रह के नाम से और इसी को जाना जाता है हरा ग्रह के नाम से भी, क्योंकि इस पर आप देखेंगे यहाँ पर CH4 यानी कि मीथेन की अधिकता अधिकता पाई जाती है। तो ये ग्रह है हमारा अरुण। अरुण को ही लेटा हुआ ग्रह और हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस पर मीथेन गैस जो है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। बृहस्पति की अगर बात करें, यानी कि इसको जुपिटर इंग्लिश में कहा जाता है, और ये सबसे बड़ा ग्रह है और इसी के सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं। शुक्र की अगर बात करें तो इसे सांझ का तारा, भोर का तारा और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और इस पर SO2 के बादल भी पाए जाते हैं। जबकि वरुण जो है ये सबसे दूर का ग्रह है, सबसे दूर वाला ग्रह हमारा वरुण, और सबसे ठंडा भी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है। देखिए, नीति आयोग जो कि 2015 से लाइमलाइट में आया था, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने अपना काम करना शुरू किया। और ये जो है नीति आयोग, ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। किसके रूप में, तो एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है नीति आयोग, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या ये किस तरह का निकाय है, तो ये सरकारी निकाय नहीं है, संवैधानिक भी नहीं है और सांविधिक भी नहीं है। ये एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो नेट की फुल फॉर्म होती है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से आरंभ हुई थी। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना से पहले हम जान लेते हैं पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई। देखिए, भारत में योजना आयोग बना था। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, ये बनाया गया था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 में जब योजना आयोग बना, इसी के आधार पर भारत में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लागू की गई। 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। और प्रथम पंचवर्षीय योजना ये हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर आपसे पूछा जाता है, तो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना। टोटल अब तक अगर बात करें 1951 से 2017 तक भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। और 12 पंचवर्षीय योजना के साथ साथ 7 वर्षीय योजनाएं भी आई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है। देखिए अभी हमने बात करी थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, जिसमें लाभ कमाने को सबसे ऊपर रखा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में यहाँ पर सरकार का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है और यहाँ पर लोगों के हित को ध्यान में रख के बनाई जाती है जो वो होती हैं। ये आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर। जबकि भारत जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण आपको देखने के लिए मिलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जिसका आयात निर्यात किसी देश के साथ नहीं होता, एक तरह से बंद होता है, इसे हम बंद अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में भी जानते हैं। जैसे कि आपने नॉर्थ कोरिया का नाम सुना होगा, वो एक बंद अर्थव्यवस्था के बंद अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, कौन से सेक्टर का है। देखिए सेक्टर मतलब होता है क्षेत्र का। जीडीपी को कहते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है ये हमारा जीडीपी, भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो है हमारा सर्विस सेक्टर का। और सर्विस सेक्टर जो आता है वो हमारे तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है। देखिए सबसे पहले जो क्षेत्र आता है हमारा उसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, जहाँ पर कच्चा माल जैसे कि कृषि हुआ और हमारा मत्स्य पालन हुआ, एनिमल हस्बेंड्री जिसको हम कहते हैं, तो ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। और द्वितीय क्षेत्र जो होता है ये हमारा विनिर्माण या उद्योग क्षेत्र के नाम से भी हम इसको जानते हैं, क्योंकि जो प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर डिपेंडेंट होता है हमारा द्वितीय क्षेत्र। और तीसरा क्षेत्र होता है हमारा सर्विस सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा जो जीडीपी में योगदान है भारत की वो है तो तृतीय क्षेत्र का। लेकिन आप याद रखिएगा भारत की जो जनसंख्या है पूरी ज़्यादा वो किस पर डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है। तो इसलिए यहाँ पर वो कृषि पर डिपेंड है ज़्यादा जनसंख्या, इसलिए भारत के अंदर जो प्राथमिक सेक्टर है यानी कि प्रथम जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है, इसका योगदान सबसे ज़्यादा माना जाता है भारत की जीडीपी के अंदर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 1952 में की गई थी, यानी कि 1952 में की गई थी। और इसी के साथ 1950 में हमारा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। और 1956 में बना था हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, आया था 1956 के अंदर, जिसके तहत भारत की जो परिभाषा थी वो 14+6 थी, यानी कि भारत में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी उस टाइम पर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है। देखिए जब हम ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब में जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है रेखा 0 डिग्री की, इसको हम कहते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा। इसके साथ साथ जो इसके समांतर लाइन खींची जाती हैं उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में, ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। देखिए 90 तो होती हैं ऊपर और 90 ही होती हैं नीचे वाले गोलार्ध में। तो 90 हो गया हमारा 180, और एक जो 0 डिग्री वाली है ये 1 प्लस करेंगे इसमें, तो टोटल हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाती है 181। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा जो है वो स्थित है, हमें बताना है कहाँ पर। तो भारतीय मानक समय जो लिया जाता है वो 82.5 डिग्री से लिया जाता है, 82.5 डिग्री देशांतर से लिया जाता है भारतीय मानक समय। जबकि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 0 डिग्री है, जो कि ग्रीनविच से लिया जाता है। ग्रीनविच लंदन में पड़ती है, यहाँ से लिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, इसको हम ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। यहाँ पर पूरे विश्व का समय यहाँ से लिया जाता है ग्रीनविच से 0 डिग्री से। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।